हेलो हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। देखो बेटा, क्लास 12th के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो तो डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन का जो ऐसा वेटेज है जो आपको हमेशा नंबर दिलाएगा। मतलब न्यूमेरिकल्स में एक बार ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चे एक साथ काम ना कर सकें, या सबका न्यूमेरिकल एनालिसिस इतना अच्छा ना हो कि सब नंबर पाएं। लेकिन बेटा, डेरिवेशन ऐसी चीज़ है कि डेरिवेशन में हर एक बच्चा नंबर पा सकता है। डेरिवेशन हर एक बच्चे को करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो रीज़न क्या है। न्यूमेरिकल्स एक बार आप कह सकते हो कि मैं बायो बैकग्राउंड का हूँ, या मेरा कैलकुलेशन नहीं अच्छा है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ये सब फंडे नहीं चलते हैं बेटा। और न्यूमेरिकल्स उन बच्चों के लिए भी बहुत किफ़ायती होता है जिनके लिए थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम कर रही होती है। अच्छा, इसी सीरीज़ के अंदर बेटा हम लोग चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, या थ्योरी भी सॉल्व कर रहे हैं, और डेरिवेशन तो कर ही रहे हैं। इन्हीं डेरिवेशन में ना जो एक डेरिवेशन और हमको आज करना है वो है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का यूज़ करके इन्फिनाइट वायर से किसी एक प्रॉपर डिस्टेंस पे चेक करना है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो, गॉस थ्योरम जब आप पढ़ते हो तो गॉस थ्योरम के अंदर तीन एप्लीकेशन आता है। एक इन्फिनाइट वायर के लिए, एक आता है आपका प्लेन शीट के लिए, और तीसरा आता है एक स्फेयर के आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द स्फेयर पर। तो इस सीरीज में बेटा सबसे पहले हम करने वाले हैं इन्फिनाइट वायर के लिए। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। कहने का मतलब ये बेटा, देखो यहाँ पर हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि मान लो एक स्ट्रेट वायर है इस तरीके से। ये बेटा हो गया देखो स्ट्रेट वायर। अच्छा, इसके ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो हमें चेक करना है कि इससे किसी प्रॉपर पार्टिकुलर किसी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अच्छा, इस वायर को आप समझ रहे हो, वायर कैसा होगा, वायर कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का होगा ना। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको हम सिलेंड्रिकल बना लेते हैं इस तरीके से। जैसे है तो ये सिलेंड्रिकल ही, तो क्यों ना इसको सिलेंड्रिकल ही बना लिया जाए इस तरीके से। ये देखो बेटा, देखो ये क्या हो गया, सिलेंड्रिकल टाइप का हो गया ये। अब इस सिलेंड्रिकल में हम देखो तीन शेप है बेटा। देखो, सबसे पहले देखो एक शेप तो सर्कुलर दिख रहा है, एक आपको ये फ्लैट दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। अब इस वायर के ऊपर बेटा हम ये कहेंगे कि मान लो अगर इसकी रेडियस कितनी है, ये आर हो गई। इस वायर की जो बेटा लेंथ है वो कितनी है, एल हो गई। अब हमको चेक करना है बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे तीन साइड है। सबसे पहले एक बात देखो, देखो ये वायर है, तो इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर की तरफ निकलती है ऐसे। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, इससे बाहर की तरफ होगी। इस तरीके से बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी इस तरफ। इस तरीके से देखो ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बेटा, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। आप जानते हो बेटा, देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर देखो बेटा इस तरफ बाहर की तरफ होगा। इसको मान लेते हैं डी ए। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, तो देखो इसका इस तरफ बाहर इस तरफ होगा डी ए। इसको ए वन मान लेते हैं, इसको ए टू मान लेते हैं, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, तो आपको होगा इस तरफ होगा डी ए थ्री। जैसे कहने का मतलब है, मान लो ये वायर है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके बाहर की तरफ होगा। हमेशा हर एक चीज़ का एरिया वेक्टर उसके बाहर की तरफ होता है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर इसके बाहर की तरफ, और ये एरिया वेक्टर इधर बोलो या इसको इधर बोल दो, बात तो वही है, चाहे इसको इधर बोलो इधर बोलो। तो बेटा हमको चेक करना है कि आखिर इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, मान लिया एक पॉइंट बेटा ये है, तो मैंने यहाँ मान लिया एक पॉइंट ये है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एल बी द लेंथ ऑफ इनफिनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे जो एक वायर है उसकी लेंथ कितनी बेटा, एल है, एंड रेडियस इज आर। रेडियस क्या है बेटा, देखो इसकी आर हो गई, ठीक है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था आपने कि वो होता है लैम्डा, और ये होता है क्यू बाई एल।
यहाँ से बेटा अगर क्यू पूछें क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे क्यू हो जाएगा आपका लैम्डा एल, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द वायर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आप कहो बेटा देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए फाई इज इक्वल टू, देखो तीन जगह निकालना पड़ेगा फ्लक्स अलग अलग। एक देखो इस वाले पोर्शन पर जहाँ पे DA3 है, DA3 इसको बोला है मैंने, ये मान लो ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये DA3 हो गया, एरिया इसका एरिया वेक्टर। DA2 देखो इस तरफ, और DA1 कहाँ हो गया, देखो इस तरफ। अच्छा आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो E डॉट DA1 हो जाएगा, एक बार A1 के लिए, फिर एक बार E डॉट DA2 हो जाएगा, फिर एक बार E डॉट DA3, एक बार इस वाले A1 के लिए, एक बार A2 के लिए, और एक बार A3 के लिए। अब देखो बेटा जब A1 की बात हम करेंगे तो आप जानते हो कि डॉट जब भी हटाएंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट या कोई ना कोई आप डॉट हटाओगे तो वहाँ A डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E DA1 कॉस। अब देखो बेटा A1 इस तरफ है, अब A1 इस तरफ है देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, इसे मान लो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप जानते हैं कि बाहर की तरफ होती है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा इसको देखो E DA2, और देखो बेटा DA2, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है इस तरीके से, तो यहाँ बेटा एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा, तो कॉस 90 डिग्री हो गया। प्लस इसमें देखो E DA3 कॉस, अब यहाँ देखो बेटा इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, और 90 कहाँ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा कॉस 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकल रही है। अब चाहे अपवर्ड देखो चाहे डाउनवर्ड देखो, अब एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो 90 बनेगा। अच्छा दोनों जब 90 हो गया तो आप कहोगे बेटा ये फाई इज इक्वल टू देखो E DA1। अच्छा ये देखो यहाँ बेटा हर जगह हमने स्मॉल एरिया लिया है, अगर स्मॉल एरिया तो फाई फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, है ना। अब देखो ये वाला पोर्शन कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, और आप जानते हैं कॉस 90 जीरो तो पूरा जीरो, ये भी कॉस 90 जीरो तो ये भी पूरा जीरो हो गया, तो ये आ गया बेटा डी फाई इज इक्वल टू ई DA1। अच्छा अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना हो तो क्या करोगे बेटा, अगर हम यहाँ लिखें द टोटल इलेक्ट्रिक द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा अगर निकालना होगा तो आप कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया डी फाई इज इक्वल टू, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिखोगे ई और DA1। अब आपको बता देखो डी फाई का बेटा फाई हो जाएगा, और ई तो ऐसे ही रहेगा, और आपको बताया बेटा DA। अब देखो यहाँ पे जो ये एरिया था आपने A1 माना था, क्या था, ये कर्व एरिया था ना, और सिलेंडर का कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRL। आपको पता होगा बेटा देखो एक सिलेंडर के लिए जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है, हमने यहाँ पे H नहीं माना है, क्या माना है L, तो इसका जो टोटल इंटीग्रेशन करने पे आएगा वो क्या आएगा 2πRL। अगर ये पूरा लेते तब 2πR ब्रैकेट में R प्लस एल आता, लेकिन ये और ये पोर्शन चला गया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRL। और आपको पता है बेटा फाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू गॉस, आप कह देंगे इसकी जगह पे हो जाएगा Q अपॉन साइलेंट नॉट, और ये E हो गया, और ये 2πRL। अच्छा Q की वैल्यू देखो बेटा कितनी थी, लैम्डा एल, आप कहेंगे पुट Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो बेटा यहाँ पे अगर हम लैम्डा एल पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बेटा देखो ये आ जाएगा आपका लैम्डा एल अपॉन साइलेंट नॉट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 2πRL, एल से एल क्या हो गया बेटा कट गया, तो यहाँ से आप कहोगे E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखो लैम्डा तो है ही है, ये अपॉन में आएगा तो 2πR, और ये एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब बेटा E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकल के आया, लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं, एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो। कितना ही आसान सबको डेरिवेशन था ये।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल होता है, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल हो गया। अब हमने कहा कि अगर इसकी इंटेंसिटी चेक करनी हो तो हम अलग अलग सरफेस पे चेक कर लेंगे कि एक बार इस सरफेस से कितना है, इस सरफेस से कितना है, और ये कर्व सरफेस से कितना है। तो हमने कहा देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब अगर इसको चेक करोगे तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो एंगल 90 हो रहा है, तो 90 लिख दिए। अच्छा बिल्कुल ऐसे इसके लिए भी देखो, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये चाहे नीचे मान लो तब भी 90। लेकिन अगर इस कर्व के लिए देखो बेटा, कर्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, तो इस कर्व का एरिया वेक्टर भी तो ऊपर होगा, तो इसका मतलब दोनों का एंगल कितना बन रहा है, जीरो। तो डी ई डी ए वन आ गया और ये जीरो जीरो हो गया, तो ई डी ए वन डी फाइव। अब आप जानते हो बेटा इंटीग्रेट करेंगे डी फाइव का फाइव हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एल होता है, पता होगा आपको, कर्व किसी भी एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो टू पाई आर एल होता है। और गॉस थ्योरम का यूज करके बेटा हमने यहाँ पे फाइव की जगह पे क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और अभी आपने क्यू की वैल्यू लैम्डा एल निकाली थी, बस तो जहाँ क्यू लिखा था वहाँ लैम्डा एल लिख दिए, एल से एल कट हो गया, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू लैम्डा अपन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट आ गया बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आप जानते हो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी ये ग्राफ बनेगा ये, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। फिलहाल के लिए भी आप इस डेरिवेशन को अच्छे समझ लीजिए, कहीं डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार इसको लगाइएगा, जितनी बार मन करेगा उतनी बार देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको पक्का इसका आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल बेटा नए वीडियो के साथ में, ठीक है, थैंक यू।